अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द बायो एनर्जेटिक्स। देखिए, हम लोग फूड लेते हैं और हम फूड यूटिलाइज़ क्यों करते हैं। हमें बेसिकली फूड से एनर्जी रिक्वायर होती है, तो उस पर्पस के लिए हम फूड यूज़ करते हैं या फूड का इनटेक करते हैं। देन उस फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है और वो जो एनर्जी है वो हम अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग चल फिर रहे हैं, हम लोग भागते दौड़ते हैं, हम लोग उठते हैं बैठते हैं, तो इस सारे पर्पस के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी कहाँ से आती है? फूड से आती है। तो बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डू द क्वांटिटेटिव स्टडी of in which we do the quantitative energy relationships and their conversions। बेसिकली ये जो एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं ये एनर्जी के वो फूड से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है उनके रिलेशनशिप्स हैं। देन बायो एनर्जेटिक्स जो होती है ये ओबे करती है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम कहते हैं कि एनर्जी जितनी भी हमारी ज़मीन पे है ना वो क्रिएट हो सकती है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर हो सकती है। जैसे आप कोयला है उसको जलाते हैं तो उससे आपको हीट भी मिलती है, यानी एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन एनर्जी ना तो खुद से क्रिएट की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। सेकेंडली, हम लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंगली कहते हैं कि एंट्रोपी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। एंट्रोपी कहते हैं डिस्टर्बेंस या चेंज। अब देखें, जैसे आपने कोयला जला दिया तो क्या आपको दोबारा वो कोयला उस फॉर्म में मिल सकता है? अब आपको तो ऐश मिलेगी ना, राख मिलेगी, तो दोबारा कोयला वो उस फॉर्म में आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। अच्छा, अब हम या ऑर्गेनिजम्स, ज़ाहिर है अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्गेनिजम्स का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। यानी तो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? एनर्जी कीप देमसेल्फ अलाइव, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एनर्जी का बेसिक सोर्स क्या है? और बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सनलाइट। आपको पता है कि प्लांट्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं और बाय यूजिंग क्लोरोफिल दे कन्वर्ट it into the sugars, and sugar is the food of the plant. Oxygen is the byproduct of the photosynthesis and utilized during respiration. ऑक्सीजन जो प्लांट्स रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको यूटिलाइज किया जाता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान, जिसमें एनर्जी या एटीपी प्रोडक्शन होती है। सेल एनर्जी करेंसी इज़ द एटीपी। जैसे आपकी करेंसी रुपीज़ है, पाकिस्तान की रुपीज़ है करेंसी, इसी तरह सेल के अंदर भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं और सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। अच्छा, एटीपी जो है दिस इज़ द केमिकल लिंक बिटवीन द एनाबोलिज्म एंड द कैटाबोलिज्म। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ एनाबोलिज्म एंड व्हाट इज़ कैटाबोलिज्म। लेकिन जब आप फूड लेते हैं तो फूड के लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब लार्जर फूड पार्टिकल्स, तो उसके लिए आप जो है उनको उनके ब्रेक डाउन करते हैं, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप इजीली उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब कर सकें। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर वन इज नोन एज कैटाबोलिज्म। अच्छा, then anabolism. Anabolism is the assimilation of smaller molecules into larger molecules। दोनों ये रिएक्शन जो हैं ये केमिकली लिंक्ड होते हैं और इनमें का जो केमिकल लिंक है वो एटीपी है कि जहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो एटीपी प्रोवाइड करेगा। फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कैप्चर कैसे होती है? देखिए, मैंने आपको ये वेरी फर्स्ट में बताया कि जो प्लांट्स हैं दे यूटिलाइज सनलाइट, और सनलाइट जो है वो हमारे पास बेसिकली एनर्जी सोर्स है। फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी की फॉर्म यूज़ हो रही है दैट इज़ सनलाइट। रिस्पिरेशन इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ द एनर्जी करेंसी या आप कह लेंगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है लिविंग बॉडी का।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। Basically, in this process, energy poor compounds, for example carbon dioxide and water, are reduced to high energy sugars. अब इसमें आपने कन्वर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को शुगर्स में, जो प्लांट की फूड है। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब दिन के वक्त लाइट होती है तो उस वक्त आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्लांट्स कैप्चर करते हैं। और आपको पता है कि प्लांट्स जो है वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। प्लांट्स का लीव्स का कलर ही जो ग्रीन आता है वो बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से आता है। देन इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6 प्लस 6CO2 मॉलिक्यूल्स एंड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये तो चीज़ हो गई फूड में यूटिलाइज हो गई, यानी शुगर मॉलिक्यूल या आप ग्लूकोज कह लें। और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक तो प्लांट यूज़ करता है इसको रिस्पिरेशन के अंदर, और बाकी जो फिर सरप्लस या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है, जिसको एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग या सांस लेने के लिए। हम भी इसे ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखें रिएक्टेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के, यानी जो खाम माल है, जो चीज़ मिल के प्रोडक्ट बना रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट। प्रोडक्ट आपके पास क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसको जो है आप वाटर को नॉर्मली रिएक्शन में शो नहीं भी करते, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स में भी आ रहा है और आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ रहा है। अच्छा, अब ये कंपैरिजन है आपका फोटोसिंथेसिस का और रिस्पिरेशन का। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन टाइम में होती है। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक नीड सनलाइट है। जब तक इसको सनलाइट नहीं मिलेगी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और जो रिस्पिरेशन है ये तो एनर्जी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना, तो एनर्जी रात को भी चाहिए, दिन को भी चाहिए। तो ये रात और दिन को दोनों प्रोसेसेस में होता है। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस है इट यूजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिएक्टेंट यूज हो रही है। अच्छा, अब जो रिस्पिरेशन है ये यूज़ करती है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। ये देखिए, आप अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में देखेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ कंपनसेशन पॉइंट। बच्चे, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एट dawn and dusk, when rate of respiration and rate of photosynthesis is equal, there is no exchange of gases. This is known as compensation point. अच्छा देखिए, डान और डस्क टाइमिंग पे इतना ज़्यादा सनलाइट नहीं होती, डिम होती है सनलाइट, यानी गुरूब आफ्ताब और तुलुए आफ्ताब, जब सूरज निकलता है और सूरज गुरूब होता है तो उस वक़्त फोटोसिंथेसिस का रेट इतना हाई नहीं होता। उस वक़्त जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी रिस्पिरेशन यूज़ कर लेती है, यानी उस वक़्त जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं होती। इसी तरह जब रिस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, और इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है जिसको फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेती है। तो फिर आप ये कहते हैं कि इस टाइम पे नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, यानी ना इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है और ना इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब देखें कि हमने फोटोसिंथेसिस में की जब डेफिनेशन लिखी तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। अब देखें, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो आपको जो फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन मिल रही है, अब साइंटिस्ट के जहन में ये क्वेश्चन आया कि वो ऑक्सीजन किधर से आती है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिसमें वो कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है।
अब वो वाटर से कैसे आती है उसका लिए वैन नील ने हाइपोथेसिस दिया था। उसने एक्सपेरिमेंटल किया, उसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या थी, उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिए थे और उसमें उसने देखा था कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने कार्बोहाइड्रेट्स बनाए थे कार्बन डाइऑक्साइड से विद नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसके लिए फर्दर यानी इसमें प्रोसेस में यहाँ पे नो रिलीज आप कर लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई थी, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन रिलीज हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड से उन्होंने लिए थे। और जो प्लांट्स हैं वो वाटर को सेपरेट करते हैं फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट यूज करते हैं। अच्छा, फर्दर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स जब किए 1940 में, उन्होंने प्लांट्स के दो ग्रुप्स बनाए थे। अच्छा, अब ये उस उन्होंने यहाँ आइसोटोप्स डाले थे, यानी ऑक्सीजन का O18 आइसोटोप डाला था। नॉर्मली ऑक्सीजन जो होती है O16 होती है। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल दी, लेकिन जो वाटर है उसका आइसोटोप दिया, वाटर में उन्होंने O18 इंट्रोड्यूस करवा दी। अब उन्होंने ये देखना था कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें O18 ऑक्सीजन में आता है या नहीं आता। तो आप ग्रुप 1 में देखें कि CH2O, यानी ये है कार्बोहाइड्रेट, ही कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला है, प्लस वाटर प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो आइसोटोप था ऑक्सीजन का, यानी हैवी आइसोटोप था, O18 वाला आया। अच्छा, जो सेकंड ग्रुप है तो यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसके अंदर उन्होंने ऑक्सीजन का आइसोटोप इंट्रोड्यूस करवाया, यानी हैवी ऑक्सीजन को, O18 को। इसका जब उन्होंने रिएक्शन करवाया नॉर्मल वाटर के साथ, तो अब जो यहाँ पे आ रहा था कार्बोहाइड्रेट तो उसके अंदर आपको O18 मिली, लेकिन जो आपके और प्लस वाटर और प्लस आपकी ये जो ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट था ये आपकी नॉर्मल ऑक्सीजन आई। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिली कि जो प्लांट्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को वो वाटर का बाय प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने वाटर के अंदर ऑक्सीजन का O18 आइसोटोप इंट्रोड्यूस करवाया था, देन आपको जो बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिल रही है उसके अंदर आपको O18 मिला। और ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन या यूज़ किए जाते हैं NADP की रिडक्शन करने के लिए, NADPH2 में। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ हैं, लीफ में होते हैं, और लीफ के तकरीबन 500,000 पर स्क्वायर मिलीमीटर लीफ सरफेस में पर मिलीमीटर जो लीफ स्क्वायर सरफेस है उसके अंदर 500,000 क्लोरोप्लास्ट तकरीबन आपको मिलते हैं। 220 से 100 क्लोरोप्लास्ट हर मीजोफिल सेल के अंदर मिलेंगे। ये प्लांट की का जो है लीफ का क्रॉस सेक्शन है, अपर क्यूटिकल देन एपिडर्मिस। ये मीजोफिल जो है ये आपके पास पहली साइड मीजोफिल है, ये टाइटली पैक्ड होती है, ये वेस्कुलर बंडल है, और ये स्पॉन्जी मीजोफिल है। यहाँ पे ये गार्ड सेल्स है, इनके दरमियान में जो ये ओपनिंग है दैट इज़ द स्टोमेटा। और अगर आप इनके ये पहली साइड और मीजोफिल्स जो हैं आपके मीजोफिल सेल्स जो हैं इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेनम है और ग्रेनम के अंदर आपके पास क्लोरोफिल होता है। अच्छा, क्लोरोफिल का अगर आप मॉलिक्यूल देखें तो आपको इस तरह का मॉलिक्यूल नज़र आएगा। क्लोरोफिल में ये देखें कि इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। ये जो पोरफायरिन रिंग है ये 4 पायरोल रिंग से मिलके बना है। इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और 1 नाइट्रोजन है। तो ये देखें, एक पायरोल रिंग, सेकंड पायरोल रिंग, थर्ड पायरोल रिंग एंड फोर्थ पायरोल रिंग। अच्छा, उसके बाद आप ये देखेंगे इसके मिड में जो आपके पास मैग्नीशियम एटम इनको अटैच कर रहा है। अगर तो आपका ये जो है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है प्लांट के अंदर तो आपका प्लांट येलो हो जाता है। फिर यहाँ पे आप ये देखें कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल ए में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में यहाँ पे CHO ग्रुप होता है। और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे प्लांट की क्लोरोफिल की ये जो टेल है और ये ग्रेनम के अंदर एम्बेड हुई हुई होती है या आपको धंसी हुई मिलती है।
देन ये आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो आपको लाइट एनर्जी जो है आप इसके थ्रू एब्जॉर्प्शन देख सकते हैं।